Assalamu alaikum. My name is Faida Khalid and I am a student of zoology semester first. Today I will discuss about DNA replication in prokaryotes and eukaryotes. Let's see. So what is replication? रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो डीएनए है वो खुद की कॉपीज़ को तैयार करता है। रेप्लिकेशन जो वर्ड है ये वर्ड अराइव्ड हुआ है रेप्लिका से, और रेप्लिका का मतलब होता है कॉपीज़ तैयार करना। सो डीएनए रेप्लिकेशन है तो डीएनए क्या करेगा, इस प्रोसेस के अंदर खुद को डुप्लीकेट करेगा कि खुद की नंबरिंग को इंक्रीज़ करेगा। ओके, नेक्स्ट जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये एक तो माइटोसिस से पहले ये होता है और बिफोर द माइटोसिस, और ये 5 से 10 घंटे ये पहले उसे स्टार्ट हो जाता है और ये कंप्लीट होता है 4 से 8 घंटे। इसमें होता क्या है कि जो जो स्ट्रैंड होते हैं, दोनों स्ट्रैंड होते हैं क्रोमोस डीएनए के, वो क्रोमोसोम्स के अंदर ये रेप्लिकेट होते हैं, और दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। इसमें फंक्शन है डीएनए का, इसमें क्या है कि ये इटसेल्फ जो है डीएनए खुद को रेप्लिकेट करता है। मीन ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो खुद को ही खुद रेप्लिकेट के करता रहता है। इस निस्बत से हम इस फंक्शन की बेस पे हम इसको नाम देते हैं ऑटो कैटालिटिक फंक्शंस का। वन अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो हमारे पास जो वाटसन और क्रिक है, इन दोनों ये दो साइंटिस्ट थे और इन्होंने इस जो डीएनए का रेप्लिकेशन का प्रोसेस है, मॉडल था, इसको इन्होंने प्रेजेंट किया था। तो फर्स्ट टाइम हुआ क्या था कि जो डुप्लेक्स जो हेलिकल नेचर थी डीएनए की, इसको डिस्कवर किया था वाटसन और क्रिक ने। इसने बताया कि कैसे जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक डीएनए के अंदर रेप्लिकेट होती है, कैसे ये डुप्लीकेट होती हैं, और कैसे जो है ये जनरेशन एक से इनके डीएनए जो है जब ये डुप्लीकेट होगा तो कैसे जो है इनके नाइट्रोजनियस बेसिस हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, कैसे वो एक से दूसरे डीएनए के अंदर ये जाते हैं। इसके बाद जो डीएनए रेप्लिकेशन है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास डीएनए का, ये डबल हेलिक्स होता है और इसके 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। डीएनए में क्या होगा जब ये डुप्लीकेट करेगा तो इसके दोनों जो पेरेंट जो ओरिजिनल डीएनए होगा, मीन जिसने डुप्लीकेट करना है, उस दोनों स्ट्रैंड्स को हम नाम देंगे कि ये हमारे पास पेरेंट स्ट्रैंड है। और हर स्ट्रैंड से क्या होगा, एक न्यू स्ट्रैंड जो फॉर्म करेगा, न्यू कॉपीज जो है डीएनए अपनी तैयार करेगा, उसको हम नाम देंगे कि ये हमारे पास जो स्ट्रैंड है ये न्यू डॉटर स्ट्रैंड बना है, और इसको हम नाम देंगे ये हमारे पास है डॉटर सेल बना है। इसमें होता क्या है कि सेमी कंजर्वेशन होती है रेप्लिकेशन की। मीन सेमी कन्वर्जेशन कंजर्वेटिव ऑफ रेप्लिकेशन क्या है हमारे पास, ये होता है कि जो पेरेंट स्ट्रैंड होता है, पेरेंटल स्ट्रैंड, ये क्या करता है, 2 पेरेंटल स्ट्रैंड होंगे तो हर पेरेंटल स्ट्रैंड से जो होगा डॉटर स्ट्रैंड वो बनेगा। इसलिए हमें इस नाम देते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटल का जो एविडेंस था ये हमारे पास कहाँ से आया। अगर हम इसके एविडेंस की बात करें तो बोथ जो थे डीएनए के स्ट्रैंड, ये क्या करते हैं, खुद को रेप्लिकेट करते हैं, और इनके अंदर जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है पेरेंटल स्ट्रैंड की, वो डुप्लीकेट करती है। तो अगर तो एक हमारे पास डीएनए का एक स्ट्रैंड है और वो उसके जो कंप्लीमेंट्री अगर जो स्ट्रैंड न्यू स्ट्रैंड तैयार होगा तो उसे हम इस प्रोसेस को हम नाम देंगे सेमी कंजर्वेटिव का। लेकिन एक और प्रोसेस हमारे पास आता है, हो सकता है कि एक पूरे का पूरा एक दूसरा प्रोसेस है, वो है कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है कि पूरे का पूरा जो डीएनए स्ट्रैंड है, पहला पेरेंटल स्ट्रैंड, वो सेम एज इट पड़ा हुआ है, और जो पूरे का पूरा डीएनए का डॉटर स्ट्रैंड होगा, मीन्स बोथ, ये दोनों क्या करेंगे, एक दोबारा से खुद को न्यूली ये क्रिएट करेंगे। इस वाले जो प्रोसेस को हम नाम देते हैं कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का। थर्ड जो हमारे पास आएगा वो है डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन। इसके अंदर क्या होगा, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो क्या करेंगे,
फ्रैगमेंट्स बना लेते हैं। मीन्स कुछ फ्रैगमेंट्स जो होते हैं जो न्यूली स्ट्रैंड हमारे पास बनेगा उसके अंदर कुछ जो फ्रैगमेंट है वो पेरेंट स्ट्रैंड से न्यूक्लियोटाइड के आएंगे, और कुछ जो स्ट्रैंड है वो जो डीएनए है वो खुद न्यूक्लियस से लेगा उनको पॉली न्यूक्लियोटाइड्स को, और वो स्ट्रैंड हमारे पास तैयार होंगे। मीन्स ये जो स्ट्रैंड होगा ये मिक्स होगा। यहाँ पे इस डायग्राम्स के अंदर देखें तो ये जो ब्लू में आपको नज़र आ रही है, स्काई ब्लू में पेरेंट डीएनए है, और जो रेड में है वो है न्यू डीएनए। तो फर्स्ट देखिए कंजर्वेटिव डीएनए के अंदर क्या होगा, पूरे का पूरा जो एक स्ट्रैंड है रेड कलर में, ये हमारे पास शो हो रहा है कि ये पूरे का पूरा स्ट्रैंड ये बन रहा है हमारे पास, न्यू स्ट्रैंड अराइज हो रहा है। लेकिन अगर बात करें हम सेमी कंजर्वेटिव की, तो ये दो स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे, और ये जो रेड वाले स्ट्रैंड, ये न्यूली जो स्ट्रैंड है, ये दोबारा इनके कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होंगे। लेकिन अगर हम डिस्पर्सिव की बात करें तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट जनरेशन के अंदर तो इसके क्या होते हैं, सेगमेंट्स बन जाते हैं, यानी छोटे छोटे पीसेस बना लेते हैं, और फिर ये क्या करते हैं, खुद को अराइज करते हैं, और सेकंड जनरेशन में ये हो जाते हैं। अगर थर्ड जनरेशन, ये इससे आपको क्लियर नज़र आ रही है। नेक्स्ट नेक्स्ट है मीजल्सन एंड स्ट्रॉहल एक्सपेरिमेंट, यानी कि अब साइंटिस्ट के लिए ये था कि तीन उन्होंने मॉडल तो प्रेजेंट कर दिए कि कंजर्वेटिव है, सेमी कंजर्वेटिव है या डिस्पर्सिव है, लेकिन अब उन्हें ये था कि इन तीनों के अंदर डीएनए का जो रियल वाला स्ट्रक्चर है वो कौन सा है। तो इसके लिए इस पे जो वर्क किया था वो था एम मीदलसन और एफ डब्ल्यू स्ट्रॉहिल। इन 1858 के अंदर इन्होंने वेरीफाई किया कि आया कि हमारे पास जो डीएनए का रियल स्ट्रक्चर है वो कौन सा, सेमी कंजर्वेटिव है या फिर डिस्पर्सिव है। इसका पता लगाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने आइसोटॉप्स इस्तेमाल किए नाइट्रोजन के, और एस्कर्शिया कोलाई बैक्टीरिया था इसको इस्तेमाल किया। आइसोटॉप जो थे नाइट्रोजन के 15 इन्होंने लिया और नाइट्रोजन 14 इन्होंने लिया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि एस्कर्शिया कोलाई को एक मीडियम के अंदर रखा, इसके डीएनए को रेप्लिकेट करवाया, और उसको इन्होंने दी नाइट्रोजन 14। नाइट्रोजन जब 14 इन्होंने इसको प्रोवाइड की, तो इन्होंने क्या देखा, जब इसने वो इन नाइट्रोजन 14 जो थी, सो हमारे पास हैवी आइसोटॉप्स नहीं है 14 का, बल्कि ये हमारे पास हैवी नहीं है, ठीक है, ये स्लाइट हमारे पास आता है इसका नॉर्मल जो है। तो इसके अंदर इस मीडियम के अंदर जब ग्रो किया, तो जो उनके डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजीनियस बेसिस थी, तो नाइट्रोजन जो थी अब 14 जो थी वो ग्रो कर रही थी, और इसमें क्या हुआ, इन्होंने ग्रेडियंट जो कॉन्फिडेंस आइसो पैनिक डेंसिटी ग्रेडियंट कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे इन्होंने क्या किया था, उनको सेपरेट किया। जो इन्होंने क्या किया कि जब 14 नाइट्रोजन 14 मीडियम के अंदर इन्होंने इसको ग्रो करवाया, और जब इसने इसको ग्रो करवाया तो जब कॉन्फ़िगरेशन डेंसिटी की बात इन्होंने की, तो इनको जो मीन्स स्लाइड्स में इनको जो शो हुआ, तो इनका जो एक स्लाइड की बेस पे जाके इनको ये शो हुआ कि ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो 14 के अंदर ये शो हो रहा है। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया कि नाइट्रोजन जो 15 है, नाइट्रोजन 15 इन्होंने इस्तेमाल किया, और नाइट्रोजन 15 क्योंकि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन 15 एक हैवी आइसोटॉप्स है, तो हैवी आइसोटॉप्स इन्होंने जब इस्तेमाल किया, उसके बाद जो जो एक्सकर्शिया कोलाई था, ये ग्रो हुआ नाइट्रोजन 15 पर मीडियम के अंदर, और अब इसकी जो नाइट्रोजीनियस बेसिस थी उनके अंदर ये नाइट्रोजीनियस जो था नाइट्रोजन 15 वाला ग्रो करवाया। जब इसकी इन्होंने डेंसिटी की बात की, तो इनकी जो थी वो हमारे पास स्लाइड के अपर पार्ट पे हमें शो हुई। मीन्स कि ये बहुत हैवी था तो ये बॉटम में चला जाएगा, और नाइट्रोजन जो 15 था ये हैवी नहीं था, तो ये बॉटम में नहीं बल्कि ये अपर पे प्रेजेंट होगा। इसके बाद इन दोनों ने क्या किया, इन्होंने नाइट्रोजन 15 और नाइट्रोजन जो था 14 इन दोनों को मिक्स कर दिया। इन दोनों को मिक्स करके जब इन्होंने, जिनके दोनों जो थे मीडियम, दोनों एक ही पेट्री डिश के अंदर इन्होंने दोनों मीडियम को डिसॉल्व करवाया, और दोनों को इन्होंने करवा दिया कि इन दोनों के अंदर स्कर्शिया कोलाई को ऐड करवाया और इनको मीडियम को शो करवाया। तो रिजल्टेंट क्या हुआ कि ना ही जो अब हमारे पास जो ना ही हमारे पास बॉटम में बना, जो थी पीक्स हमारे पास जो बनती है, जो साइन हमारे पास बनते हैं, वो ना ही बॉटम में बने और ना ही हमारे पास बहुत ज़्यादा अपर पे। हुआ क्या कि ये हमारे पास क्या बने, बिल्कुल सेंटर में बने। इसीलिए हम क्या करते, हमें वेरीफाई हो गया कि जो
डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो क्या है हमारे पास, ना ही ये डिस्पर्सिव है और ना ही हमारे पास ये क्या है कंजर्वेटिव, बल्कि ये हमारे पास जो प्रोसेस होता है ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होती है। ये देखिए सबसे पहले क्या होगा कि फर्स्ट बीकर के अंदर जो मीडियम था हमारे पास नाइट्रोजन 15 मीडियम था। नाइट्रोजन 15 को हमने क्या किया कि अस्कर्शा कोलाई इसके अंदर ग्रो करवाया, और आप देख सकते हैं कि अगर कंजर्वेटिव था तो क्या कर सबसे जो बॉटम के अंदर इसके जो ये है साइन वो बने। लेकिन अगर हम करने नाइट्रोजन ये देखिए नाइट्रोजन अगर 14 लिया, नाइट्रोजन 14 जब हमने लिया इसी के अंदर तो हमारे पास क्या बने, हमारे पास अपर पोर्शन पे ये देखिए हमारे पास अपर पोर्शन पे बन रहा है कंजर्वेटिव के अंदर, सेमी कंजर्वेटिव के अंदर ये देखिए सेंटर में। लेकिन अगर हम जब हमने क्या किया फिर हमने मीडियम जो था नाइट्रोजन और 14 और 15 वाला जब हमने लिया उनको मिक्स किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या बना, तो कंजर्वेशन में तो हमें बना ही कुछ नहीं। और लेकिन अगर सेमी कंजर्वेटिव की बात करें तो ये देखिए हमारे पास सेंटर में बन रहा है, और ये रेड वाला आपको शो कर रहा है कि यू न्यू जो है डीएनए वो आपको शो हो रहा है। तो डिस्पर्सिव में भी ये देखिए नहीं बन रहा, तो क्या होगा इससे हमें हो गया कि क्लियर हो गया कि जो डीएनए का ये जो मॉडल है ये हमारे पास है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। इसके बाद अगर हम बात इसकी विजुअलाइजेशन की बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की अस्कर्शा कोलाइकेंस कि कैसे हमने इसको विजुअलाइज किया, ठीक है, कैसे हमने इसको जज किया। तो इन 1963 के अंदर जे कैरिस था, इसने डेवलप की एक तकनीक को इसने डेवलप किया, और ये माइक्रोस्कोपिक तकनीक थी और एटो रेडियोग्राफी थी। इसने इन दोनों तकनीक को इस्तेमाल किया और अस्कर्शा कोलाई के अंदर क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रही थी उसको इन्होंने क्या किया, विजुअलाइज किया। आफ्टर डैट जो कैरिस था इसने प्लेस किया अस्कर्शा कोलाई के सेल्स को इन 3H थाइमिडीन मीन ट्राई टीएटी थाइमिडीन के अंदर इसने इसको मीडियम के अंदर इसने प्लेस कर दिया। और इसके बाद इसने क्या किया कि रेडियो एक्टिव जो थी थाइमिडीन इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया डीएनए के क्रोमोसोम्स के अंदर और क्रोमोसोम्स के डीएनए के अंदर। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, ग्लास स्लाइड ली, ग्लास स्लाइड पे उसको ग्लास स्लाइड को पे स्कर्शा कोलाई को लिया और इसको कोट कर दिया विद फोटोग्राफिक मीन उसके पे रेडिएशन जो थी वो फॉल करवाई, बीटा रेज जो थी इस अमलियन के ऊपर इन्होंने एक्सपोज करवा दी। और इसके बाद ये जो अमलियन थी ये डेवलप हुई और इसका जो एग्जामन इसको किया गया बाय द लाइट माइक्रोस्कोप, यानी कि लाइट माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करके इसको मेजर किया गया, इसको एग्जामन किया गया। क्रोमोसोम क्या किए, रेप्लिकेट किए गेवराइज कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज दे हैव अपीयर्ड एट द ग्रीक लेटर थीटा, यानी कि जो अपीयर अब हो रहे थे वो हो रहे थे ग्रीक एक लेटर होता है हमारे पास थीटा उसकी शेप के। लेट्स सी ये देखिए यहाँ पे क्या था, ओरिजिन था रेप्लिकेशन का, यहाँ पे क्या बन गया उसका एक रेप्लिकेशन बबल बना और यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई। यहाँ पे ये देखें ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास शो हो रहा है थीटा का, जो आप यहाँ पे भी देख सकते हो ये रेप्लिकेशन थीटा बने। और नेक्स्ट क्या होगा, इसके बाद हमारे पास जो दो सेल है वो बन गए, दो जो डीएनए के रेप्लिकेशन दो तरह से ये क्या हो गया हमारे पास रेप्लिकेट हो गया। आफ्टर डैट सेमी डिसकॉन्टिन्यूस डीएनए रेप्लिकेशन, इसमें क्या होगा इसके अंदर जो हमारे पास एक स्ट्रैंड आ रहा है तो इसकी कोई ना कोई जो स्ट्रैंड न्यू बनेगा उसकी कोई ना कोई जब कंप्लीमेंट्री डीएनए बनेगा तो कोई ना कोई इसकी डायरेक्शन होगी बनने की। तो वो स्ट्रैंड हमारे पास जो 3 से 5 स्टैंड उसकी डायरेक्शन होगी, उस स्टैंड को एक तो हम नाम देंगे कॉन्टीन्यूस स्टैंड का, इन मीन ये कॉन्टीन्यूस लगातार आ रहा है, और इस स्टैंड को हम नाम देंगे लीडिंग स्टैंड का। क्या नाम देंगे हम, लीडिंग, जैसे कि ये देखिए ये हमारे पास है लीडिंग स्टैंड, ये क्या कर रहा है 3 to 5 जो है ये मूव कर रहा है इस वे में, कॉन्टीन्यूस है, इसको हम नाम देंगे लीडिंग स्टैंड का। और दूसरा जो स्टैंड हमारे पास है 5 to 3 डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इस स्टैंड को हम नाम देते हैं डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि देखिए इसमें क्या है ये इस डायरेक्शन से हमारे पास आ रहा है जो इसका डॉटर स्टैंड है। लेकिन अगर पेरेंट स्टैंड की बात करें ये देखिए 5 से 3 डायरेक्शन में ये प्रोग्रेशन है फॉर की ये इस शेप इस डायरेक्शन में हो रही है, इसलिए हम इस स्टैंड को नाम देंगे लैगिंग स्ट्रैंड का, लैगिंग स्ट्रैंड हम नाम देते हैं। इस स्ट्रैंड के अंदर हमारे पास होता क्या है, इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इसके पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स इसके छोटे छोटे आरएनए के प्राइमर बनते हैं। आरएनए
प्राइमर जिनको हम नाम दे, जब वो आरएनए के प्राइमर कंबाइन करते हैं तो एक हमारे पास इंजाइम है लाइगेज। लाइगेज क्या करता है, उन प्राइमर को ये आपस में कनेक्ट करता है और ओकाज़की फ्रैगमेंट बना देता है। ओकाज़की फ्रैगमेंट ये बेटे ये था एक और ओकाज़की था, साइंटिस्ट था इन 1968 के अंदर, जिसने डिस्कवर किया था इन ओकाज़की फ्रैगमेंट्स को, इसलिए इनको हम ओकाज़की फ्रैगमेंट्स का नाम देते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है लीडिंग स्ट्रैंड की, वो सिंथेसाइज कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूसली हो रही होती है, लेकिन जो रेप्लिकेशन होती है हमारे पास लैगिंग स्ट्रैंड की, वो हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूस होती है, इसलिए हम नाम देते हैं सेमी डिसकॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन का। आफ्टर डैट बात करते हैं हम कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन है ये यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में हो सकती है, बाई डायरेक्शन या फिर दो बोथ डायरेक्शन में। तो यूनिडायरेक्शनल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल सिंथेसिस होती है जिसमें जो रेप्लिकेशन होती है अगर इन ओनली वन डायरेक्शन, सिर्फ एक डायरेक्शन में होगी, लेकिन इसमें क्या होगा बाई डायरेक्शनल में ये बोथ डायरेक्शन में हमारे पास होगी। इसके बाद जो यूनिडायरेक्शन के अंदर जो रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में बनेगा, लेकिन जो बाई डायरेक्शनल में जो रेप्लिकेशन फॉर्क होगा वो बोथ डायरेक्शन में ये बनेगा। अगर थर्ड पे हम बात करें तो यूनि डायरेक्शन जो होगी, ओनली वन एंड ऑफ द रेप्लिकेशन आई इज मूविंग टू, यानी कि एक तरफ से इसकी ग्रोथ हो रही है। लेकिन अगर बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन की बात करें तो दोनों साइड से जो है डीएनए जो है खुद को मूव करवाता है, क्योंकि दोनों साइड से उसकी ग्रोथ हो रही होती है। लेट्स सी, ये देखें, इसमें देखिए हमारे पास जो है रेप्लिकेशन फॉर्क बना है, ये हमारे पास पेरेंटल डीएनए है, ये न्यूली डीएनए है, ये ओरिजिन हो रहा है हमारे पास रेप्लिकेशन का, और यहाँ पे रेप्लिकेशन जो है बबल्स बन रहा है, यानी कि जहाँ से रेप्लिकेशन हो रही है। लेट ये देखें हमारे पास ये यूनी डायरेक्शनल रेप्लिकेशन, ये देखें यहाँ पे ना कुछ हैवी लेबल किया हुआ है, हैवी लेबल डीएनए क्योंकि मीन कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएनए का जो है रेप्लिकेट हो रहा है, और यहाँ से लाइट लेबल किया हुआ है। लेकिन अगर बाई डायरेक्शनल की बात करें तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से भी उसकी ग्रोथ हो रही है और यहाँ से भी उसकी ग्रोथ हो रही है। उसके बाद हम बात करते हैं इंजाइम्स की, कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन है इसके अंदर जो इंजाइम्स, कौन कौन से इंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। सो फर्स्ट इंजाइम्स की अगर बात करें तो फॉलोइंग आर द इंजाइम्स इन्वॉल्व इन द डीएनए रेप्लिकेशन। सो फर्स्ट इज एंडोन्यूक्लियस, पॉलीमरेज, लाइकेज, डीएनए हेलिकेज, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं, डीएनए ग्रेसिस यानी कि टोपो आइसोमरेसिस इंजाइम हमारे पास होते हैं। उसके बाद क्या होगा, सब फर्स्ट वन न्यूक्लियसिस। तो न्यूक्लियसिस क्या होते हैं, क्या है, ये एंजाइम्स, इनका फंक्शन है ये हाइड्रोलाइज करते हैं यानी कि ब्रेक डाउन करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की इनटू इट्स कंपोनेंट न्यूक्लियोटाइड। ये क्या करेंगे, पॉलीन्यूक्लियर हेल्प टुगेदर, ये जोड़े रखते हैं 3 to 5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को, और ये न्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं ये अटैक करते हैं 3 एंड के ऊपर या फिर 3 और द 5 एंड दोनों में से किसी एक लिंक के ऊपर ये क्या करेंगे, बाइंड करेंगे और ये अटैक कर देंगे उसके ऊपर, उसको ब्रेक डाउन को ये तोड़ देंगे, जैसे कि हमने इसमें बात की हाइड्रोलाइज करेंगे, ब्रेक करेंगे। इसके बाद ये जो फॉलोइंग इसकी दो टाइप्स होती हैं न्यूक्लियस की, फर्स्ट इज एंडोन्यूक्लियस एंड अदर इज एक्सोन्यूक्लियस। सो एक्सोन्यूक्लियस, एक्सो मीन आउटसाइड, तो इसके अंदर क्या होगा, एक्सोन ये प्रूफ रीडर हमारे पास होते हैं, प्रूफ रीडर्स के तौर पे ये एक्ट करते हैं, और रेप्लिकेशन के अंदर ये रिमूव कर देते हैं अनयूजुअल डीएनए के स्ट्रक्चर्स को, ताकि देखिए अगर अनयूजुअल को अगर ये रिमूव कर देंगे, हो सकता है कि फ्यूचर में जाके ये जो अनयूजुअल स्ट्रक्चर है ये नेक्स्ट प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, ये उन अनयूजुअल पार्ट को डिलीट कर देता है फ्रॉम द डीएनए। देखिए इसके अंदर ज़रा देखिए इसमें क्या है, ये देखिए थाइमिन, थाइमिन को क्या किया यहाँ पे, थाइमिन और एडेनिसमिन जो अटैच हो रहा था, अटैच हुआ यहाँ पे, इसके अंदर एक्सो आउटसाइड से क्या किया, इस एक्सोन्यूक्लियस ने यहाँ से थाइमिन को रिमूव कर दिया। ठीक है, ये एक्स्ट्रा थी यहाँ पे, क्योंकि गुआनिन के साथ हमेशा साइटोसिन आती है, नॉट थाइमिन, तो इसलिए इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, और इस तरह से क्या करेगा, रिपेयर भी कर देती है डैमेज को, डीएनए के डैमेज को। आफ्टर 10 एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस इज एंडोमीना इनसाइड, तो ये क्या करेगा, एंडो इनसाइड, ये इनके इनसाइड जो है, ये देखिए इसके अंदर अगर हमने इसको ये रिमूव करना है अनयूजुअल पार्ट को,
तो ये क्या करेगा, दोनों तरफ से, आउटर से और इनर दोनों तरफ से क्या करेगा, एंडोन्यूक्लियस जो है एंजाइम्स ये क्या करेगा, इसको रिमूव कर देगा अनयूजुअल पार्ट को। ये क्या करता है, बोथ साइड ऑफ द फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, और ये रिएक्ट करता है ओनली विद दोज बॉन्ड दैट अकर विद इंटीरियर, इंटीरियर साइड पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड इंटीरियर साइड पे ये एक्ट करता है, इसलिए हम नाम देते हैं एंडोन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसिस का। इसके बाद क्या होगा, जो डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड होगा उसे हम निक का, जब वो ब्रेक करता है उसे हम निक का नाम देंगे, निक उसे हम नाम देंगे। और ये क्या करेगा वहाँ पे उस बैकबोन के अंदर, ये देखिए यहाँ पे स्पेस के अगर खाली मीन एंडोन्यूक्लियोसिस ने क्या किया, इसको यहाँ से रिमूव कर दिया और इसको हमारे पास रिपेयर कर दिया इस फॉर्म में। नेक्स्ट पॉलीमरेज और रेप्लिकेज एंजाइम्स। पॉलीमरेज और रेप्लिकेज, ये हमारे पास एंजाइम्स क्या करता है, ये प्राइमर जो स्ट्रैंड होता है यानी प्राइमर, ये कहता है उसकी बेस जो सीक्वेंस होती है उसको फाउंड करेगा और टेम्पलेट की फॉर्मेशन ये करेगा, यानी कि ये टेम्पलेट बना देगा। और डीएनए जो पॉलीमरेज है इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कवलेंट जॉइनिंग ऑफ द इनकमिंग, यानी कि जो हमारे पास न्यूली ऐड हो रहे होंगे न्यूक्लियोटाइड, उनको ये क्या करेगा, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू दोनों को ज्वाइंट कर देगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोटिक, अब उसमें क्या है, इसके अंदर जो अस्कर्शा क्लाई, फॉर एग्जांपल हमने नाउन अस्कर्शा क्लाई, इसमें हमारे पास 3 तरह के पॉलीमरेजेस पाए जाते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। सो फर्स्ट डीएनए पॉलीमरेज, फर्स्ट की अगर हम बात करें तो ये क्या करेगा, इसको सबसे पहले एक ऑथर था हमारे पास कॉर्नबर्ग, ऑथर कॉर्नबर्ग था जिसने 1960 के अंदर इसको आइसोलेट किया था। फर्स्ट इसने क्या किया कि ये हमारे पास पहला एंजाइम था जिसको आइसोलेट किया गया था डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर, इसलिए इसे हम नाम देते हैं कॉर्नबर्ग एंजाइम का। इसका फंक्शन क्या था, ये करता क्या था, ये क्या करता था, ये रिमूव करता था आरएनए प्राइमर्स को फ्रॉम द ओकाज़की फ्रैगमेंट या फिर प्रिकर्सर फ्रैगमेंट को, और उनकी जगह पे ये फिल कर देता था रिजल्टेंट गैप, यानी कि जो हमारे पास एंडोन्यूक्लियस था उसने वहाँ से रिमूव किया और वहाँ पे हमारे पास गैप बन चुका था। ये क्या करेगा, उन गैप को ये डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा, उनको फिल कर देगा। इसकी 5 जो है एक्टिव साइट्स होती है, जैसे टेम्पलेट साइट है, प्राइमर साइट है, 5 to 3 क्लीवेज और एक्सोन्यूक्लियस साइट है, न्यूक्लियोसाइड ट्राई फॉस्फेट साइड है, और 3 to 5 क्लीवेज साइड से हमारे पास आती है। इसके बाद हम बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज सेकंड की। अब इस डीएनए पॉलीमरेज जो सेकंड था ये रिजेंबल करता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट से, ये रिजेंबल करता है एक्टिविटी इसकी, लेकिन ये क्या करता है, डीएनए रेप्लिकेशन को रिपेयर करेगा, ये क्या करेगा, ये ग्रो करवाएगा 5 to 3 एन डायरेक्शन में, और ये इस्तेमाल करता है 3 OH ग्रुप को, यानी कि जो कार्बन नंबर 3 पे जो OH ग्रुप हमारे पास होता है उसको ये इस्तेमाल करेगा। इसका जो मेन रोल है पॉलीमरेज 2 का, ये क्या करता है, डायरेक्ट करता है पॉलीमरेज एक्टिविटी को, ये करवाएगा और रेप्लिकेशन फॉर्क जो होगा उसको और हेल्प करेगा स्टॉल्ड पॉलीमरेज 3 की, और टर्मिनल मिसमैच जो मिसमैच हो रहा है उसको ये क्लियर करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज 3। पॉलीमरेज 3 जो होगा ये हमारे पास एक हॉलो एंजाइम होता है और ये प्राइमरी एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये इन्वॉल्व होता है इन प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर। इसकी जो डिस्कवरी थी ये की थी थॉमस कॉर्नबर्ग ने। तो इसके जो मल्टीमेरिक इसके आगे एंजाइम होते हैं, जैसे इसके सब यूनिट्स होते हैं जैसा कि अल्फ़ा, बीटा, एप्लिसन, थीटा, टॉ, गैमा, डेल्टा, डेल्टा डैश और चाय और साई, ये सारी की सारी इसकी मल्टीमेरिक जो एंजाइम्स होते हैं। इनके अंदर जो कोर ऑफ द एंजाइम्स कंपेयर 3 सब यूनिट मेन होते हैं, फर्स्ट अल्फ़ा, बीटा और थीटा, ये इसके सब यूनिट है। रिमेनिंग जो 7 होंगे ये इंक्रीज करते हैं प्रोग्रेसिवली, ये यानी कि प्रोग्रेसिविटी का मतलब होता है कि ये रैपिड एफिशिएंसी होती है विद विच डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंडियन की भी बहुत ज़्यादा रैपिड होती है, इससे ज़्यादा हम स्टडी नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर जो हम स्टडी करते हैं वो हम अल्फ़ा, बीटा और थीटा को करते हैं। आफ्टर हम अगर यूकैरियोट के अंदर डीएनए पॉलीमरेज की बात करें तो क्या होगा, यूकैरियोट्स आर फाउंड इन कंटेन द फॉलोइंग 5 टाइप्स ऑफ द डीएनए। तो 5 टाइप इसके अंदर होती है। कौन सी होंगी, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज बीटा, डीएनए पॉलीमरेज गैमा और डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, डीएनए पॉलीमरेज एप्लिसन। इनके अंदर जो अल्फ़ा और डेल्टा होगी ये जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इन्वॉल्व होती है इन यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर। आफ्टर दैट डीएनए लाइगेज।
लाइगेज डीएनए लाइगेज एंजाइम ये क्या करता है, कैटालाइजिंग द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ये कैटालाइज करता है और ये फॉर्मेशन करवाता है बिटवीन 3 OH और फ्री 5 फास्फोरस ग्रुप की, और ये निक क्रिएट करता है डीएनए की, विच इज़ क्रिएटेड बाय द जो क्रिएट की थी एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये क्या करता है, रीस्टोर करता है इंटरेक्ट डीएनए डुप्लेक्स का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए 3 OH है हमारे पास और 5 जो है 5 फास्फोरस ग्रुप, इन दोनों को ये क्या करेगा, ये अटैच करवाएगा और यहाँ पे इनका ये बॉन्ड बनवाएगा, यानी कि जोड़ने का जो काम है ये कौन करेगा, डीएनए लाइगेज करेगा। आफ्टर डैट डीएनए हेलिकेज क्या करता है, ये एटीपी डिपेंडेंट होता है एंजाइम, और ये क्या करेगा, अनवाइंड करेगा, यानी कि जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन होगी, डीएनए रेप्लिकेशन के मॉलिक्यूल की जिस साइड पे होगी वहाँ पे जो डीएनए को अनवाइंड यानी कि ओपन करने का काम है वो डीएनए हेलिकेज करेगा, और ये क्या करेगा, रेप्लिकेशन फॉर्क बना देगा। क्लियर। उसके बाद देखें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स इसके अंदर कुछ होती हैं, उन प्रोटीन्स का क्या काम है, ये प्रोटीन्स क्या करती हैं, ये बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं, ये रेप्लिकेशन फॉर्क पर प्रेजेंट होती हैं, सिंगल डीएनए स्ट्रैंड होते हैं, प्रिवेंट करती हैं रीबाइंडिंग, यानी कि ये दोबारा से डीएनए के स्ट्रैंड को ओपन नहीं होने देती। जैसे अगर हम अब हेयर पिन की बात करें तो हेयर पिन इस्तेमाल हम करते हैं और बाय द एक्शन ऑफ द एसएसबी प्रोटीन मीन सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स होती है, ये दोबारा से ओपन नहीं होने देती, और इस तरीके से जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास डीएनए का वो बाइंड रहता है। इसके बाद है टोपो आइसोमरेसिस में डीएनए ग्रेसिस। अब ये क्या काम करता है, डीएनए कॉल्ड एंजाइम्स कॉल्ड टोपो आइसोमरेसिस, ये रिलैक्स होता है और ये सुपर क्वाइलिंग में हेल्प आउट करता है। डीएनए की जितनी भी सुपर क्वाइलिंग हो रही होती है वो सारी सारी कौन करवाएगा, टोपो आइसोमरेसिस करवाएगा। टोपो आइसोमरेसिस फर्स्ट causes a single strand break and nick which allow the two sections of the DNA helical on either side of the nick rotate, ये रोटेट कर देगा freely relative to each other using the phosphodiester bond and the strand opposite the nick as a survival point पे क्या करेगा, उसको ये कर देगा। और जो ट्राइपो आइसोमरेज 2 है, ये फंक्शन, इसका फंक्शन क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास कोवलेंट जो बाउंड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड जो है उनको ये बोथ जो स्टैंड के अंदर होते हैं हेलिकल के अंदर सेम टाइम पे उनको मेक करेगा और ट्रांजिएंट बनाएगा, आरसी तौर पर क्या करेगा, डबल स्टैंड ब्रेक इन द हेलिक्स, और ये इनको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा हेलिक्स के अंदर। ये देखें, यहाँ देखें रेप्लिकेशन फॉर्क है, यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्क बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोटीन बनी है देखिए यहाँ पे ये, और ये पॉजिटिव जो सुपर कॉलिंग, ये टोपो आइसोमरेज फर्स्ट है और ये टोपो आइसोमरेज सेकंड है, यहाँ पे ये बन रहा है, और इसका जो डायरेक्शन है वो हमारे पास इस ये डायरेक्शन में रेप्लिकेशन फॉर्क जो है मूव करेगा। आफ्टर दैट रेप्लिसोम एन के सिन्हा और ए कॉनबर्ग हैव सजेस्टेड दैट द डीएनए पॉलीमरेसेज आरएनए पॉलीमरेसेज एंड द हेलिकेज, ये तीन एंजाइम को जब इकट्ठा एसोसिएट करते हैं तो इसको हम नाम देते हैं, ये मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको हम नाम देते हैं रेप्लिसोम का। ये क्या करता है, कैरीज करता है आउट ऑफ द सेंटर ऑफ द लीडिंग और द लैगिंग स्ट्रैंड इन द कोऑर्डिनेटेड फैशन। सच अ कॉम्प्लेक्स वुड बी हाईली प्रोसेसिव एंड अश्योर रैपिड रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए के रैपिड रेप्लिकेशन में ये हेल्प आउट होता है। RNA primer before actual DNA replication start, short RNA oligonucleotides segment which is called RNA primer छोटे छोटे बन जाते हैं, यानी कि जब हमारे पास न्यूक्लियोटाइड के छोटे छोटे हमारे पास आती हैं, बेस पेयरिंग आती है, वो कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, RNA प्राइमर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द DNA रेप्लिकेशन। अगर RNA प्राइमर नहीं होंगे तो हमारे पास ओकाज़की फ्रैगमेंट्स नहीं बनेंगे, अगर ओकाज़की फ्रैगमेंट्स नहीं बनेंगे तो हमारे पास लाइगेज उनको बाइंड भी नहीं करेगा, होंगे ही नहीं, तो नेक्स्ट जो हमारे पास होंगे डीएनए रेप्लिकेशन वो भी स्टॉप हो जाएगी। आफ्टर डैट अगर प्रोकैरियोट्स के अंदर बात करें डीएनए रेप्लिकेशन की तो ये देखिए इसमें क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन ये देखो कॉन्टिन्यूस सीक्वेंस हमारे पास होती है, कुछ गवानीन है, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ये हमारे पास पेयरिंग है कुछ, और यहाँ पे कॉन्सिनस सीक्वेंस है। ये देखिए यहाँ पे ये क्या होगा, क्या अब ये बाइंडिंग साइट्स है यहाँ पे डीएनए के अंदर प्रोटीन की 9 बेस पेयर की सीक्वेंस है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये इनिशिएशन यहाँ पे हो रही है,
इसके बाद ये देखिए यहाँ पे बबल्स हमारे पास क्रिएट होगा। ये हमारे पास आरएनए हेलिकेज एंजाइम होगा। ये क्या करेगा, ओपन करेगा, अनवाइंड करेगा। अनवाइंड जब करेगा तो नेक्स्ट डीएनए प्राइमेज आ जाएगा। ये क्या करेगा, यहाँ पे इसकी जो ओकाज़की फ्रेगमेंट जो यानी कि न्यूक्लियोटाइड यानी कि आरएनए प्राइमर होंगे उनको आके इनके साथ अटैच करवाएगा। आफ्टर डैट ये देखिए यहाँ पे कुछ हमारे पास ये डीएनए ग्रेजेस हमारे पास है। ये जो आपको ऑरेंज में नज़र आ रहा है ये लीडिंग स्ट्रैंड की टेम्पलेट है। और ये जो आपको पर्पल में नज़र आ रहा है ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं। बाइंडिंग प्रोटीन्स का हमने फंक्शन पहले ही पढ़ा था कि इनका फंक्शन ये होता है कि ये दोबारा से बाइंड जो होती है बाइंड नहीं होने देती डीएनए को। इस तरीके से आरएनए लाइगेज क्या करेगा, इनको जोड़ता जाएगा। ये हमारे पास प्राइमर है और कहता है कि फ्रेगमेंट्स जो होंगे इन सबको जो बाइंड करने का काम है वो कौन करेगा, डीएनए लाइगेज करेगा। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, उनको दोबारा से इनकी रेप्लिकेशन करवाता रहेगा। तो ये हमारे पास तरह से इलोंगेशन जो होगी डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोकैरियोट्स के अंदर वो होती रहेगी। आफ्टर डैट लीडिंग और लैगिंग स्टैंड। अच्छा, लीडिंग स्टैंड क्या होगा, वन ऑफ द टू स्टैंड इज ओरिएंटेड। अगर तो 3 to 5 डायरेक्शन में होगा तो उसे हम रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा और उसे हम नाम देंगे लीडिंग स्टैंड का। लेकिन अगर उनकी डायरेक्शन 5 to 3 एंड होगी अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क तो उसे हम नाम देंगे लैगिंग स्टैंड का। सो आफ्टर डैट यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन वो हमारे पास होगी। अगर हम इसके इनिशिएशन की बात करें तो यूकैरियोटिक जो रेप्लिकेशन होगी रिक्वायर्ड टू डिफरेंट डीएनए पॉलीमरेजेज एंजाइम्स, नेमली डीएनए पॉलीमरेज अल्फा और डीएनए पॉलीमरेज बीटा। ये तकरीबन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर तकरीबन सेम फंक्शन होता है इनका डीएनए रेप्लिकेशन। सिर्फ इसमें जो चेंजेस आती है वो हमारे पास आती है इनके एंजाइम्स के अंदर। जैसे देखा जाए यहाँ पे तो पॉलीमरेज अल्फा और पॉलीमरेज ये हमारे पास गैमा जो है ये बन रहा है, ठीक है। अब ये जो पॉलीमरेज है ये हमारे पास क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा डीएनए को, लीडिंग स्ट्रैंड को करेगा जो कि कंटीन्यूअस स्ट्रैंड था। लेकिन जो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है ये क्या करेगा, डीएनए के लैगिंग स्ट्रैंड को करेगा, जिसे हमने नाम दिया था डिसकंटीन्यूअस स्ट्रैंड का। दिस स्टेप नीडेड टू 3 प्योरीफाई प्रोटीन नेमली टी एंटीजन, टी एग, ट्यूमर एंटीजन और आरएफए एंड टोपो आइसोमरेसिस 1 एंड 2। इनको ये क्या करेगा, प्योरीफाई कर देगा। अगर इसके अंदर हम इलोंगेशन की बात करें तो देखें जो बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पे भी प्रेजेंट है, हेलिकेज यहाँ पे ओपन है, ये अनवाइंड करता जा रहा है। ये क्या करेगा, इस तरीके से क्या होगा, ये हमारे पास जो लीडिंग स्ट्रैंड बन रहा है और ये क्या हमारे पास है लैगिंग स्ट्रैंड। ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस था, ये था डिसकॉन्टिन्यूस। इसके अंदर ओकाज़की फ्रेगमेंट्स आ रहे हैं, ये आरएनए प्राइमर बन रहा है। आरएनए प्राइमर का जो पॉलीमरेज एंजाइम होगा वो क्या करेगा, इसको यहाँ पे बाइंड करता जाएगा और यहाँ पे जो इलोंगेशन है इसकी होगी ये फर्दर स्टार्ट होती जाएगी। नेक्स्ट क्या होगा, अगर मॉडल्स की बात करें डीएनए रेप्लिकेशन की तो रेप्लिकेशन फॉक मॉडल एक अगर बहुत ही लीनियर में भी हो सकता है और सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। लीनियर में क्या होगा, जैसे हमने ये फॉक की बात की, ठीक है। फॉक विल आइदर मूव इन वन डायरेक्शन, यूनि डायरेक्शन में हो सकता है, बोथ द डायरेक्शन इन बाई डायरेक्शन, इन दोनों डायरेक्शन में ये मूव करेगा जैसे कि आपको इस डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी रेप्लिकेशन, ये तो लीनियर थी हमारे पास। अब हम बात करते हैं सर्कुलर डीएनए की। तो देखिए सर्कुलर में भी क्या होगा, इसमें जो है डीएनए रोल करता है, रेप्लिकेशन इसके रोल में होगी। इट अकर ड्यूरिंग द वायरल, ये जो वायरसेस के अंदर जो मोस्टली डीएनए प्रेजेंट है वो सर्कुलर फॉर्म में पाई जाता है। उनकी जो रेप्लिकेशन होगी वो क्या होगी, हमारे पास सर्कुलर मॉडल के वे में होगी। और इसमें क्या था, ड्यूरिंग द एस्कर्शा प्लाई ड्यूरिंग मेटिंग अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल बाय सम इनिशिएशन इवेंट अ निक इज मेड इन द डुप्लेक्स स्ट्रक्चर। ये देखिए हमारे पास डबल, तो देखिए ये सर्कुलर में हो रहा है, ठीक है। So thank you so much. Thank you.